सब्सक्राइब कीजिए AK एकेडमी क्लास को और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को दबाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने क्लास AK एकेडमी में। आज आपके लिए एक शायरी है। अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है, किसी दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कृष्ण उष्णकटिबंधीय, या फिर ऑप्शन नंबर बी आर्द्र कटिबंध, या फिर ऑप्शन नंबर सी कटिबंध, या ऑप्शन नंबर डी नम भूमि। तो गाइस, पहले इसको समझ लीजिए कि ये अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। पहले इसको समझना होगा, उसके बाद हम आंसर पे आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो दिखाया गया है ये वर्ल्ड मैप है, यानी कि विश्व मानचित्र है। और इसी में जो रेखाएं खींची जाती हैं उसी को अक्षांश या फिर देशांतर रेखाएं आप यहाँ पे देख रहे होंगे तस्वीर में। इन्हीं रेखाओं का नाम अक्षांश और देशांतर रेखा नाम रखा गया है। फ्रेंड्स, ये अक्षांश और देशांतर, इसको इंग्लिश में अगर कहें तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहा जाता है। और इससे इस अक्षांश और देशांतर से किसी भी स्थान की एग्जैक्ट स्थिति पता की जाती है कि वो स्थान, आखिर वो जगह कितने लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड में है, यानी कि कितने डिग्री अक्षांश और कितने देशांतर के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सवाल का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 360, या फिर ऑप्शन नंबर बी 180, या ऑप्शन नंबर सी 190, या फिर ऑप्शन नंबर डी 90। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो देशांतर रेखा पूछा गया है, मैंने अभी आपको बतलाया, अक्षांश और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। यानी कि किसी भी स्थान की अगर एग्जैक्ट सही स्थिति पता करनी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा का। और इसका जो आंसर होगा, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए 360। इसकी संख्या 360 है, यानी कि ये लाइंस होती हैं और उन लाइंस की संख्या कितनी है, तो 360 है। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहेंगे कि लाइंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइंस है ये विश्व मानचित्र पर किसी भी स्थिति को सही तरह से पता करने के लिए कुछ रेखाओं का अंकन किया जाता है, कुछ रेखाएं खींची जाती हैं जिससे कि किसी भी स्थान की सही स्थिति पता किया जा सके। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल, अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, यहाँ पे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा सभी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्लास है ये फिलहाल आपका सेलेशियल बॉडीज़ का है, यानी कि आकाशीय पिंड के बारे में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 179। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 यानी कि 179 है, और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या मैंने अभी आपको बताया कि 360 है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल, सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? यानी कि वैसे तारा का नाम आपको बतलाना है जो शाम में भी दिखता है और सुबह में भी दिखता है। सुबह मतलब भोर में, यानी कि सुबह में 3 या 4 बजे जो दिखता है उस तारा का नाम आपको बताना है कि वो तारा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शुक्र ग्रह को, या फिर ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह को, या फिर ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह को, या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रह पर। तो पर नहीं, ये को होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा आंसर वो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी नहीं, एक हो जाता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसे कि सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। और इंग्लिश में अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो इसे वीनस कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है, इंग्लिश में शुक्र ग्रह को वीनस कहते हैं, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों बातें आप ध्यान में रखेंगे कि शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, और साथ ही साथ पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को। इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का मतलब होता है फ्रेंड्स यूनिवर्स। इसको ध्यान में रखना है, ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्स होता है, और यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कॉस्मोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऑडियोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर सी यूरोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर आप बताएंगे क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है कॉस्मोलॉजी ही ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। और
यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया गया है यूरोलॉजी, जो डॉक्टर होते हैं यूरोलॉजिस्ट, यानी कि जो मूत्र रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं उसे यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स ये जो डी में दिया गया है पोमोलॉजी, ये फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, यानी कि आपको ध्यान में रखना है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जल्दी से जल्दी आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए इस क्लास के ऊपर, थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा कि इसमें सब्सक्राइबर बढ़ाइए। फ्रेंड्स अगर हम 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन से हो जाते हैं उस दिन से हमारे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी। आपका जो राम सिंह यादव आप लोग कहते हैं, वो राम सिंह यादव कुछ नहीं है। 20 से 22 दिन में जो है हम वो जो राम सिंह यादव का बुक है वो दोनों बुक 20 से 22 दिन में हम समाप्त कर देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको कहा है कि 100 क्वेश्चन फिर डेली होने लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग क्या कुछ करते हैं। बस केवल 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद फिर हम लोग लाइव पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शनि, या ऑप्शन नंबर बी बुध, या फिर ऑप्शन नंबर सी शुक्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहले आप लोग देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बतला देता हूँ कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह जब भी आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि बृहस्पति है, जो कि यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बृहस्पति। यानी कि इंग्लिश में अगर बृहस्पति का बात पूछा जाए तो इसे जुपिटर कहते हैं, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसको आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बृहस्पति के पास अगर उपग्रहों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कि बृहस्पति के पास उपग्रह कितने हैं, तो आप कहेंगे 79 बृहस्पति के पास उपग्रह हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह भी इसी को कहा जाता है। और फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि शुक्र ग्रह, यहाँ पे जो शुक्र ग्रह दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। फ्रेंड्स कभी कभी आपको सांझ का तारा या भोर का तारा ना कह करके सिस्टर प्लैनेट भी कह करके दे सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये इंग्लिश में उसका नाम है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा तो कहा ही जाता है। और साथ ही साथ ये सबसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है शुक्र ग्रह। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका कि एक ही ग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। इसको भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। और पृथ्वी को ही नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, अगर ऐसा पूछा जाए कि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से क्यों जाना जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे 71% पृथ्वी पे 71% जल की मात्रा है। इसको आपको ध्यान में रखना है। 71% जल की मात्रा होने की वजह से ही पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सौरमंडल में सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बुध ग्रह, या फिर ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह, या फिर ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह, या फिर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। शनि नहीं होगा, यहाँ पे पृथ्वी केवल होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में केवल आपको पृथ्वी मानना है, यहाँ पे शनि नहीं होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सौरमंडल में सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन है। आपको बताना है सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन है, यानी कि पास का ग्रह कौन है। चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह को फ्रेंड्स यहाँ पे मरकरी भी कहा जाता है और यह सौरमंडल में सूर्य का सबसे समीप का ग्रह माना जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बुध ग्रह को सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह के नाम से भी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सौर कंकाल का एक चक्र लगभग कितने समय का होता है? आपको बताना है सौर कंकाल का एक चक्कर लगभग कितने समय का होता है। चक्र नहीं होगा, चक्कर होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 5 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। तो गाइस देखिए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको समय दे रहा हूँ, आपको बताना है इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि मैंने आपको लिख के बताया 11 वर्ष। 11 वर्ष जो है ये इसका कंकाल का, यानी कि कंकाल नहीं, सौर कंकाल का कहें कि ये चक्र काल है, यानी कि इतना समय लगता है इसको सौर कंकाल को एक चक्कर पूरा करने में, 11 वर्षों का समय लगता है। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहेंगे सौर कंकाल क्या है, तो ये कोरोना आप लोग जानते हैं, सूर्य ग्रहण जब लगता है उसी समय आपको देखने को मिलेगा कि कोरोना या फिर किरीट जिसे कि हम कह रहे हैं वो क्या होता है या फिर कैसा दिखता है। मैं आपको पिक्चर में दिखला दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इसी के बारे में मैं बतला रहा था कि ये जो दूसरा जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा भाग जो आपको गोलाकार दिख रहा है सूर्य का, वही उसी के बारे में मैं बतला रहा था। उसी को किरीट या फिर कोरोना के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, सूर्य की मध्य परत को किस नाम से जाना जाता है तथा इसका रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है वर्णमंडल, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोरोना, या फिर ऑप्शन नंबर सी किरीट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि सूर्य की मध्य परत को किस नाम से जाना जाता है तथा इसका रंग कैसा दिखता है। चलिए बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए को जाता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य का जो मध्य परत है इसे वर्णमंडल कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स, इसका रंग जो होता है वो लाल हो जाता है या लाल होता है, आपको ध्यान में रखना है, इसका रंग लाल होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, सूर्य की बाहरी सतह जो दीप्तिमान कहलाती है उसका तापमान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 6000 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर बी 8000 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन नंबर सी 12000 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिए गए में से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर। आप लोग पहले गेस कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6000 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, सूर्य का जो बाहरी सतह होता है, सूर्य का बाहरी सतह वो प्रकाश मंडल कहलाता है, यानी कि फोटोस्फीयर कहलाता है, जो कि दीप्तिमान सतह के तौर पे भी जाना जाता है। और इसका बाहरी जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो राइट आंसर है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कोर कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय हिस्सा कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी मध्य भाग कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सूर्य केंद्र कहलाता है। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोर कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग जो कहलाता है वो कोर कहलाता है। और फ्रेंड्स, इसका जो टेम्परेचर होता है, अगर इसका टेम्परेचर की बात की जाए, तापमान की बात की जाए, तो इसका टेम्परेचर होगा, तो फ्रेंड्स इसका तापमान होता है 1,50,00,000। फ्रेंड्स, ये कोर का तापमान है, ये सूर्य के कोर का तापमान है, यानी कि केंद्र का तापमान है। आपको याद रखना है कि ये सूर्य का तापमान नहीं है, कोर का तापमान है सूर्य के। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। और फ्रेंड्स, सूर्य की बात हो रही है तो सूर्य में जो है 71% लगभग जो है ये पाया जाता है हाइड्रोजन, 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। और लगभग 26%, 26 पॉइंट समथिंग ये पाया जाता है हीलियम जो है सूर्य में पाया जाता है। सूर्य का जो निर्माण हुआ है वो गैसीय गोला कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य एक गैसीय गोला है, उसमें हाइड्रोजन 71% और 26.5 या 3% ऐसा ही कुछ है, ये पाया जाता है हीलियम। और सूर्य गैसीय गोला कहलाता है। इसको भी आप साथ में ध्यान में रखेंगे। और भी कई गैसें हैं, लेकिन ये जो अधिक मात्रा में पाया जाता है मैंने आपको बतलाया। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला सवाल जो है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हीलियम कितना प्रतिशत मौजूद होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बतलाया, अभी बताया मैंने आपको कि सूर्य के जो इसमें है, सूर्य का जो निर्माण हुआ है वो हाइड्रोजन, हीलियम और कई और गैसें हैं उनके मिलने से हुआ है, जिसमें मैंने अभी आपको बतलाया कि हाइड्रोजन गैस 71%। और 71% आपको ध्यान में रखना है कि 71% जिस तरह से पृथ्वी का जल भाग है उसी प्रकार से जो सूर्य का जो निर्माण हुआ है उसमें 71% भाग जो है हाइड्रोजन होता है। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं कि स्थल पे 71% जल है, तो सूर्य के निर्माण जो हुआ है उसमें 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। और फ्रेंड्स, रही इसकी बात हीलियम की, तो हीलियम इसमें 26.5% होता है, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी 26.5% हीलियम पाया जाता है सूर्य के निर्माण में। और भी कैसे हैं, चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल।
तो चलिए फ्रेंड्स, आ गया है अगला सवाल स्क्रीन पे। हमारा अगला सवाल है, सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? ऑप्शन आपको दिया गया है 12,000 करोड़ किलोमीटर, या फिर ऑप्शन बी 20,000 करोड़ किलोमीटर, या फिर ऑप्शन सी 35,000 करोड़ किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी 30,000 करोड़ किलोमीटर। फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। चलिए आप देखिए क्या होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर होगा, और इसमें जो दिए गए हैं उस सभी में से कोई भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हमारा आंसर होगा 15 जहाँ पे दिया गया है 15 करोड़ किलोमीटर ये दूरी होती है। इसको ध्यान में रखना है। सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी की दूरी, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लेकिन फ्रेंड्स, अगले सवाल पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य जब पृथ्वी से इतना यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से जो सनलाइट आती है यानी कि सूर्य का प्रकाश आता है, उसे पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है? आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे लगभग 16.6 या 5% नहीं होगा, 16.6 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं आपको 16.3 सेकंड भी आंसर दिया हुआ रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 16.6 सेकंड का समय लगता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, आधुनिक अनुमान के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? आपको बताना है कि आधुनिक अनुमान के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है 32,000 प्रकाश वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर बी 34,000 प्रकाश वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर सी 37,000 प्रकाश वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी 38,000 प्रकाश वर्ष। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? आपके पास समय है 2 सेकंड का, इसका जवाब दीजिए। चलिए मैं बतला देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32,000 किलोमीटर जो है ये हमारा 32,000 किलोमीटर नहीं, 32,000 प्रकाश वर्ष, ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा। राइट आंसर 32,000 प्रकाश वर्ष। चलिए अगला सवाल देखते। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 8 ग्रह हैं, या फिर ऑप्शन बी 14 ग्रह हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी 10 ग्रह हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी 12 ग्रह हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन लगभग सभी लोग जानते होंगे जो रेगुलर क्लास में होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर आप लोग को पता है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 ग्रह। सौरमंडल में कुल ग्रह की संख्या अगर पूछी जाए तो 8 ग्रह हैं। और ये जो ग्रह की बात हो रही है, सौरमंडल की जो बात हो रही है, आप देख रहे होंगे कि आपको आपके सामने जो ये सारे दिख रहे हैं, ये सभी क्या है? ग्रह हैं, सारे ग्रह हैं। और ग्रह, ये जो सभी ग्रह मिलते हैं, उन्हीं ग्रहों के उपग्रहों को मिलने से, यानी कि इन्हीं ग्रहों, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह सभी को मिला करके संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, ये अगला सवाल है जो कि काफ़ी इजी है। ये भी सवाल पहले हो चुका है। आपको इसका आंसर बताना है कि आकाश में कितने तारामंडल हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 89, या फिर ऑप्शन नंबर बी 102, या फिर ऑप्शन नंबर सी 79, या फिर ऑप्शन नंबर डी 87। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आकाशगंगा में 89 तारामंडल हैं, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आकाशगंगा में 89 तारामंडल हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग ऐसा पूछें कि तारामंडल किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि तारामंडल कई तारों के समूह को कहते हैं, यानी कि बहुत सारे तारामंडल का समूह जो होता है, तारों का समूह होता है, उसे ही तारामंडल कहते हैं, जिनकी एक विशेष आकृति होती है। इसको साथ में ध्यान में रखेंगे। तारों का समूह जो है कहलाता है तारामंडल, और उनकी एक विशेष आकृति होती है, वही तारामंडल कहलाता है। और फ्रेंड्स, अगर इसका एक एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कोई कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो सप्तऋषि तारामंडल एक इसका आप उदाहरण के तौर पे ये एक याद रख सकते हैं कि तारामंडल का समूह, ताराओं का समूह ही तारामंडल कहलाता है, जिसकी की एक विशेष आकृति होती है। अगर एग्जाम्पल पूछें तो सप्तऋषि तारामंडल इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, तारों का तापमान लगभग कितना रहता है? आपको बताना है कि तारा का तापमान अप्रॉक्स में यानी कि लगभग कितना रहता है। ऑप्शन आपको दिया गया है 3000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर बी 600 डिग्री सेल्सियस से, या फिर 1500 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर सी 340 डिग्री सेल्सियस से 985 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर डी 450 डिग्री सेल्सियस से 789 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, यहाँ पे सी छूट चुका है, चलिए कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर बताएंगे कि तारों का तापमान लगभग कितना मापा गया है, या फिर ये वैज्ञानिकों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। आपको बतलाना है इसका आंसर क्या होगा।
चलिए आपके पास समय है कुछ सेकंड्स। चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कि आंसर पता होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो ऑप्शन दिया गया है 3000 डिग्री सेल्सियस से 50,000 डिग्री सेल्सियस, यही होता है ये तापमान तारों का जो तापमान एवरेज जो बताया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, यही बताया गया है 3000 डिग्री सेल्सियस से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। लेकिन फ्रेंड्स अगले सवाल पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि तारा क्या होता है। तो ये एक गैसीय भाग होता है, यानी कि तारे का निर्माण गैसों से हुई होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स आगे तो कोई सवाल है नहीं। चलिए आपको आज का जो आपके लिए सवाल है, आपको बताना पूरे विश्व का जो भाग है, जो क्षेत्रफल है, उसमें भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है, यानी कि हमारा जो भारत है वो कितने प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है, हमारा पूरा भारत। ये आपको आंसर में लिख के कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स अभी से पहले, यानी कि कल तो वीडियो मैंने दिया नहीं, परसों का जो वीडियो था उसमें था सवाल कि तारों में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, ना कि विखंडन। आपको ध्यान में रखना है, तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।